और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर्षित एकेडमी पर। दोस्तों आज हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ने चल रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट है वैद्युत स्थैतिकी और उसका पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर से संबंधित यह हमारा 9वां वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे पीछे के 8 वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर भी करें। आज हम पढ़ने चल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। आइए समझते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। मान लीजिए कैपिटल क्यू हमारा क्या है, एक बिंदु आवेश। जैसे ही इसके निकट मैं कोई अन्य बिंदु आवेश स्मॉल क्यू रखूँगा तो इस पर तुरंत ही कूलाम के नियमानुसार एक वैद्युत बल कार्य करेगा। तुरंत ही कूलाम के नियमानुसार कैपिटल क्यू द्वारा स्मॉल क्यू पर एक बल कार्य करेगा। दोस्तों मैटर यही है कि आखिर वह कौन सा कारक है जिसके कारण बिंदु आवेश कैपिटल क्यू इस बिंदु आवेश स्मॉल क्यू पर वैद्युत बल लगा रहा है। तो वह कारक क्या है? इस कैपिटल क्यू आवेश द्वारा आसपास उत्पन्न किया हुआ वैद्युत क्षेत्र। अर्थात जब कोई मैं बिंदु आवेश कैपिटल क्यू लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि इसके आसपास एक भैया क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, जिसमें मैं कोई अन्य आवेश क्यू ला के रखूँगा तो वह आवेश तुरंत ही क्या करेगा, इसके द्वारा लगाए गए वैद्युत बल का अनुभव करेगा। आइए इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। इसकी डिफिनीशन है वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। चाहे आप वैद्युत बल कहिए या फिर वैद्युत प्रभाव भी कह सकते हैं, जिसमें अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। भैया क्या करता है? यही इसकी भैया क्या है, डिफिनीशन है, अनुभव करता है। एक बार फिर समझने की कोशिश करिएगा। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। मान लीजिए ये कैपिटल क्यू आपका क्या है, एक बिंदु आवेश है, तो इसके आसपास का एक भैया क्या हुआ, क्षेत्र निर्धारित हो गया। जैसे ही इस क्षेत्र में कोई हम दूसरा आवेश प्रवेश कराएंगे तुरंत ही इसके द्वारा इस पर एक बल का अनुभव कराया जाएगा। लेकिन जैसे ही इस आवेश को इस क्षेत्र से हम बाहर ले जाके रखेंगे तो कूलाम का नियम इस पे कार्य नहीं करेगा। अर्थात कूलाम का नियम जहाँ तक कार्य कर रहा है वह क्षेत्र ही क्या है, बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र है। आइए इसको थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए भैया आपका क्या है, कैपिटल क्यू एक क्या है, बिंदु आवेश। यहाँ से कुछ दूरी पर एक अन्य आवेश मैंने क्यू रखा, तुरंत ही इस पर भैया कूलाम के नियम से एक बल आरोपित हो जाएगा। अब इसी आवेश को मैं थोड़ा और दूर रख दे रहा हूँ, तब भी इसके द्वारा इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। लेकिन इसी आवेश को अगर मैं कॉपी के बाहर कर दूँ तो क्या यह बिंदु आवेश इस पर बल लगाएगा? बिल्कुल नहीं लगाएगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं तक तो लगा ही पाएगा। यहाँ है लगा लिया, यहाँ है लगा लिया, अगर यहाँ भी मैं रख दूँ तब लगा दिया। लेकिन इससे बाहर मैं ले जाऊँगा तो यह बल नहीं लगा पाएगा। तो जहाँ तक बल लगाता है, मान लीजिए यहाँ तक बल लगाता है, तो यहाँ तक का जो इसका पूरा क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो डिफिनीशन वही हमारी बता रही है, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश को मैं ले जाऊंगा तो वह तुरंत ही वैद्युत प्रभाव का या वैद्युत बल का या फिर कूलाम के नियम का क्या करती है भैया, पालन करती है। यही था हमारा वैद्युत क्षेत्र। आइए अब अगली हेडिंग पढ़ते हैं, वैद्युत बल रेखाएं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इंग्लिश इसकी क्या होती है भैया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसको भी थोड़ा के हम समझते हैं भैया।
वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को ही क्या करती हैं भैया, व्यक्त करती हैं। अर्थात वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए वैद्युत बल रेखाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में कैसे विचार बनाया गया कि आखिर वैद्युत बल रेखा यहाँ से आई है, कहाँ से आई है। ठीक भैया, चलिए देखिए, मान लीजिए आपका ये क्या है भैया, कैपिटल क्यू एक पुनः मैं क्या ले रहा हूँ, बिंदु आवेश। ठीक, तुरंत जैसे मैंने बिंदु आवेश लिया, इसके चारों ओर एक क्या हो जाएगा भैया, क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस क्षेत्र में जैसे ही मैं कोई अन्य आवेश लाऊंगा तो उसे वैद्युत बल का क्या होगा, अनुभव होगा। तो मान लीजिए इस आवेश के से कुछ दूरी पर, जितनी दूरी मैं ले रहा हूँ वह दूरी भैया वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही ले रहा हूँ। एक मैं क्या कर रहा हूँ, धन आवेश ले रहा हूँ, और इस धन आवेश को मैं क्या कहता हूँ, धन परीक्षण आवेश। क्या कहता हूँ भैया, धन परीक्षण आवेश Q0। परीक्षण की इंग्लिश होती है टेस्ट, टेस्टिंग चार्ज ले रहा हूँ। ठीक है भैया, परीक्षण चार्ज या परीक्षण आवेश ले रहा हूँ। कहा जाता है कि तुरंत ही यह बिंदु आवेश इस धन परीक्षण आवेश पर एक भैया वैद्युत बल आरोपित करेगा। और कहा जाता है कि यदि यह धन परीक्षण आवेश स्वतंत्र है तो यह तुरंत क्या करने लगेगा भैया, गति करने लगेगा। किस दिशा में गति करेगा, जिस दिशा में बल लग रहा है। अगर बल की दिशा ये है तो यह धन परीक्षण आवेश भी इसी दिशा में गति करने लगेगा। कहा जाता है कि अगर यह बिंदु आवेश इस धन परीक्षण आवेश पर, बिंदु आवेश धन परीक्षण आवेश पर एक समान बल लगा रहा है। कैसा बल लगा रहा है भैया, एक समान बल, तो यह क्या करेगा भैया, एक सरल रेखा में गति करेगा। क्या करेगा भैया, एक सरल रेखा में गति करेगा। लेकिन यही बिंदु आवेश अगर इस धन परीक्षण आवेश पर क्या करेगा, बदल बदल कर बल लगा रहा है, अर्थात परिवर्ती बल लगा रहा है, मतलब हमेशा परिवर्तित कर दे रहा है बल को, तो यह क्या करेगा भैया, एक वक्राकार दिशा में या एक वक्राकार पथ पर गति करेगा। यही धन परीक्षण आवेश जो भी सीधी रेखा में गति कर रहा था, ये क्या करेगा भैया, एक वक्राकार पथ पर गति करेगा। और इसी वक्राकार पथ को ही हम क्या कहते हैं भैया, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। वो समझ में आ गया होगा कि धन परीक्षण आवेश पर अगर बिंदु आवेश एक समान बल लगा रहा है तो वह सरल रेखा में गति करेगा। लेकिन यही धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या हो, परिवर्ती बल हो, तो यह एक वक्राकार पथ पर गति करेगा। और इसी वक्राकार पथ को हम क्या कहते हैं भैया, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ये चीज़ आप जान लीजिए। इस वक्राकार पथ की दिशा का मतलब यही है कि धन परीक्षण आवेश इसी दिशा में गति कर रहा है। आइए इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। इसकी डिफिनीशन होती क्या है, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत आवेश, कौन सा आवेश भैया, धन परीक्षण आवेश क्या करता है, गति करता है। आइए डिफिनीशन इसकी लिखते हैं। क्या होती है डिफिनीशन भैया, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश, क्या भैया, धन परीक्षण आवेश गति करता है। क्या करता है भैया, गति करता है। इसको याद किए रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से एक बार वैद्युत बल रेखाओं को समझ लीजिए। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखा है जिन पर धन परीक्षण आवेश क्या करता है भैया, गति करता है। ठीक, आइए अगली हेडिंग है हमारी वैद्युत बल रेखाओं के गुण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी ध्यान रख के रहिएगा इसको। क्या हेडिंग,
वैद्युत बल रेखाओं के गुण, सारे गुण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आइए पहला गुण देखते हैं। पहला गुण है वैद्युत बल रेखाएं हमेशा भैया धन आवेश से स्टार्ट होती हैं और ऋण आवेश पे आकर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। धन से स्टार्ट होकर ऋण पे आपके समाप्त हो जाती हैं। तो आप क्या लिखेंगे भैया, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर, ऋण आवेश पर क्या हो जाती है भैया, पर समाप्त हो जाती है। ऋण आवेश पे हमेशा ही क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए धन आवेश है और ये हमारा क्या है, ऋण आवेश। तो वैद्युत बल रेखाएं भैया हमेशा धन आवेश से क्या करेंगी, स्टार्ट करेंगी और ऋण आवेश पे आकर क्या हो जाएंगी भैया, समाप्त हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। कुछ ऐसा ही दृश्य इसका बनता है। ध्यान रखे रहिएगा, ये धन से चल के ऋण पे तो समाप्त हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पुनः ऋण से चल के धन पे आ जाती है। ये ऋण पे ही आके क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। लेकिन अगर केवल एकल धन आवेश है, क्या है भैया, एकल धन आवेश अर्थात ऋण आवेश नहीं है, तो एकल धनावेश कहाँ पे समाप्त होगा, जब ऋण आवेश है ही नहीं तो जाके वो अनंत पे समाप्त होगा। और अगर एकल ऋण आवेश है तो वह हमेशा अनंत से शुरू होता है भैया। कहाँ शुरू होगा, अनंत से शुरू होगा। तो इसको नोट पॉइंट में आप जरूर लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे भैया नोट में, एकल धन आवेश, एकल धनावेश अनंत पर, अनंत पर समाप्त होता है। क्या होता है भैया, अनंत पर समाप्त होता है। और ऋणावेश, कैसा ऋणावेश भैया, एकल ऋणावेश, सिंगल, एकल ऋणावेश, एकल ऋणावेश अनंत से शुरू होता है, अनंत से शुरू होता है। ये हमारा क्या था भैया, पहला गुण। आइए देखते हैं दूसरा गुण। दूसरा गुण इसका यही है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैद्युत बल रेखाएं, इसको लिख लीजिएगा थोड़ा, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। क्या नहीं करती भैया, कभी काटती नहीं है या कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो ये दो दिशाओं को प्रदर्शित करने लगेंगी, जबकि वैद्युत बल रेखा की एक ही दिशा होती है। ठीक भैया, मान लीजिए जैसे कि होता क्या है, जैसे एक रेखा ये है, दूसरी ये एक दूसरे को देखिए यहाँ पे कट कर रही है, तो कट करने से देखिए एक दिशा ये प्रदर्शित हो रही है, दूसरी दिशा ये प्रदर्शित हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वैद्युत बल रेखा केवल एक दिशा को ही प्रदर्शित करती है। आइए देखते हैं तीसरा गुण इसका। कहते हैं कि जैसे वैद्युत बल रेखा के किसी एक बिंदु पर आप क्या करिए, स्पर्श रेखा खींच दीजिए। यहाँ से तुरंत आप क्या करिए, एक स्पर्श रेखा। तो इस स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वो किसकी दिशा होगी, वैद्युत बल की दिशा होगी। किसकी दिशा, वैद्युत बल की दिशा। तो इसको पहले लिख लीजिए, फिर इसको एक बार मैं और अच्छे से समझाता हूँ आपको। वैद्युत बल रेखा के, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, टेंजेंशियल लाइन, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत
क्षेत्र की दिशा, किसकी दिशा भैया? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, सही देख लीजिए। को की दिशा को प्रदर्शित करती है। आइए समझते हैं इसको। मान लीजिए यह भैया हमारा क्या है? वैद्युत बल रेखा है। इस वैद्युत बल रेखा पर कोई भी एक या दो बिंदु ले लीजिए। एक बिंदु मैं ए ले रहा हूँ, दूसरा बिंदु मैं क्या ले रहा हूँ भैया? बी। अगर इस बिंदु पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की दिशा को देखना है तो तुरंत ही इस बिंदु से जाती हुई हमें क्या खींचना है भैया? स्पर्श रेखा। ये है मेरी स्पर्श रेखा। तो इस स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी भैया, वो हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। हालांकि वैद्युत क्षेत्र को हम कैपिटल ई से दिखाते हैं और बिंदु ए का है, इसीलिए ए दिखा दिया भैया हमने, ठीक है। ऐसे ही बिंदु बी पर अगर हमें देखना है तो बिंदु बी पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्पर्श रेखा खींचना है और इस स्पर्श रेखा की दिशा भैया क्या करेगी? हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। आइए ऐसे देखते हैं गुण नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4। कहते हैं कि अगर वैद्युत बल रेखा चालक के किसी पृष्ठ से निकल रही है तो वह हमेशा चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत 90 डिग्री पर ही क्या होती है भैया? उत्पन्न होती है और 90 डिग्री पर ही जाके क्या होती है? समाप्त हो जाती है। अर्थात किसी चालक के पृष्ठ पर अभिलंबवत उत्पन्न होती है और अभिलंबवत ही समाप्त हो जाती है। ताकि इसको जरा लिखते हैं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ पर अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं और अभिलंबवत ही समाप्त होती है। क्या होती है भैया? अविलंबित ही समाप्त होती हैं। आइए देखते हैं गुण नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। कहा जाता है कि वैद्युत बल रेखा, मान लीजिए जैसे एक चालक है भैया, ठीक, तो वैद्युत बल रेखा कभी भी इस चालक से होकर नहीं गुजरता। वैद्युत बल रेखा चालक के आसपास से होकर गुजर जाएगा लेकिन चालक से होकर नहीं गुजरेगा। अगर चालक से होकर नहीं गुजरता है तो इस चालक के भीतर बात की जाए वैद्युत क्षेत्र की, तो चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं, अतः किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र सदैव क्या होता है भैया? शून्य होता है। क्या होता है भैया? शून्य होता है। इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताने से पहले थोड़ा एक चीज़ को और समझ लीजिए। मैंने क्या बताया भैया कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा सदैव किसकी दिशा होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। या फिर मैंने ये भी बताया था वैद्युत क्षेत्र में जो आप वैद्युत बल रेखा खींचते हैं उस पर धन परीक्षण आवेश गति करता है। तो चाहे आप धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा कहें, चाहे क्या कहें वैद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशा ही क्या होगी? समान होगी। आइए मेरी अगली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए इसको समझते हैं। पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि क्या है भैया, हमारा एक बिंदु आवेश है, इससे कुछ दूरी पर मैंने क्या रख दिया है? धन परीक्षण आवेश। तुरंत ही इस पर एक क्या होगा? वैद्युत बल आरोपित होगा।
इससे थोड़ा और दूर मैंने रख दिया, इस पर भी क्या होगा, वैद्युत बल लगेगा। और दूर रख दिया, फिर से इस पर वैद्युत बल लगेगा। लेकिन फ़र्क क्या है, वैद्युत बल तो लग रहा है परंतु इनके परिमाण क्या होंगे, भिन्न भिन्न। कहीं पर वैद्युत बल ज़्यादा लगेगा, कहीं पर वैद्युत बल कम लगेगा। तो वैद्युत बल पास वाले कण पर सबसे ज़्यादा लगता है और दूर वाले पे उतना ही कम। तो कहने का मतलब यह है कि वैद्युत बल जहाँ अधिक लग रहा है वह किसके कारण लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण। अर्थात जहाँ तीव्रता बहुत ज़्यादा है वहाँ वैद्युत बल भी बहुत ज़्यादा लगेगा, और जहाँ तीव्रता कम है वहाँ पर वैद्युत बल भी बहुत कम लगेगा। तो आइए हम चलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ओर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनीशन क्या है कि मान लीजिए क्या है भैया हमारा ये बिंदु आवेश, ठीक। इससे कुछ दूरी पर मैंने क्या किया, एक धन परीक्षण आवेश रख दिया। तुरंत ही इस धन परीक्षण आवेश पर बिंदु आवेश एक क्या लगाएगा, बल लगाएगा, ठीक भैया। तो कहते हैं कि लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या फिर एकांक धन। देखिए इसकी डिफिनीशन भी आप बना सकते हैं, यदि Q0 बराबर 1 कूलाम, ठीक। तो ये वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ, ठीक, बल विद्युत सदिश राशि। तो कहने का मतलब 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी दो डिफिनीशन है, पहले आप सिंपल सी डिफिनीशन समझ लीजिए। वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश ब्रैकेट में भैया क्या लिखेंगे हम, Q0, ठीक। परीक्षण आवेश Q0 कहिए चाहे Q0 कहिए, परीक्षण आवेश Q0 तथा उस पर लगने वाले वैद्युत बल वेक्टर एफ के अनुपात को क्या कहते हैं भैया, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए उल्टा तो मैंने लिख दिया, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया। वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल वेक्टर एफ तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक भैया। मैंने गलत कर दिया है, उल्टा लिख दिया, पहले वेक्टर एफ रहना था, ठीक। इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ, ऐसे इसी को एडिट कर दे रहा हूँ। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से क्या करते हैं भैया, प्रदर्शित करते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा भैया, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल वेक्टर एफ तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान Q0। यही हमारे भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, ठीक। तो एक चीज़ क्लियर ही होगी, मैंने वेक्टर लगा दिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि। तो अगली हेडिंग मेरी होगी
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो वेक्टर ई का मात्रक क्या होगा भैया, बराबर वेक्टर एफ का मात्रक बटे Q0 का मात्रक। वेक्टर एफ फोर्स का होता है भैया क्या, न्यूटन, और Q0 है आवेश का होता है कूलाम। तो ये हुआ हमारा वेक्टर ई का मात्रक, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। फिर हेडिंग है मेरी अगली, वेक्टर ई का विमीय सूत्र। तरीका वही है, वेक्टर ई का विमीय सूत्र क्या होगा भैया, मैंने आपको पहले से ही पढ़ा रखा है, न्यूटन बल का विमीय सूत्र क्या होता है भैया, mLT की पावर -2, और कूलाम क्यू का क्या होता है भैया, AT। ठीक, तो इसको थोड़ा मैं ऊपर लेके जाऊंगा, mL ऐसे ही रहेगा, T की पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -2 में -1 मिलेगा -3, और A की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो A इनवर्स। ये हुआ भैया क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। आइए इसके हम दूसरी डिफिनीशन जानते हैं। हालांकि पहले थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया था, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, और ये आसान भी रहेगी आपको याद करने के लिए। तरीका क्या है, मैंने आपको पहले से ही पढ़ाया, 11 से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। जब कभी भी डिफिनीशन बनानी हो, आप क्या करिए भैया, हर को एकांक कर लीजिए। तो यदि, इसको नोट्स में मत लिखिएगा, आपको डिफिनीशन लिखनी है डायरेक्ट। यदि Q0 बराबर 1 कूलाम, तो भैया Q0 जब मैं 1 रख दूंगा तो वेक्टर एफ अपान 1, अर्थात वेक्टर ई बराबर ही क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ। वेक्टर एफ क्या है, वैद्युत बल, अर्थात वैद्युत बल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जब परीक्षण आवेश मेरा 1 कूलाम का हो। तो डिफिनीशन क्या होगी, 1 कूलाम को आप क्या कह सकते हैं, एकांक कूलाम भी कह सकते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होगी, एकांक, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है भैया, मात्रक विमीय सूत्र। डिफिनीशन हर एक चीज़ भैया, हर एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चन आता है। एकांक धन परीक्षण, एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। बात समझ गए होंगे, मतलब 1 कूलाम आवेश अगर आपका परीक्षण आवेश लिया गया है, तो उस पर जितना भी बल लगेगा वही बल आपका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक भैया, आइए अब अगली हेडिंग हम पढ़ते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हेडिंग है हमारी, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए इसको थोड़ा समझते हैं, बिंदु आवेश के कारण। तो पहले तो हमें एक बिंदु आवेश लेना पड़ेगा। मान लीजिए एक बिंदु आवेश हमारा क्या है, Q। जैसी बात है, ये बिंदु आवेश है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहते हैं इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी भैया, स्मॉल r दूरी पर एक अन्य धन परीक्षण आवेश रखा गया। क्या रखा गया भैया, धन परीक्षण आवेश। दोनों प्लस प्लस हैं, तुरंत इनके बीच एक क्या करेगा भैया, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और उस प्रतिकर्षण बल की दिशा ये होगी, भाई प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और मैंने बताया था कि ये जो दिशा होगी, ये दिशा किसकी होगी भैया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वेक्टर ई की दिशा होगी। काहे हुई, सॉरी वेक्टर एफ की दिशा होगी, बल की दिशा होगी ना, क्योंकि ये इस पर क्या कर रहा है, एक प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, तो प्रतिकर्षण बल की दिशा यही होगी। खैर यहाँ दिशा ना भी रखें तब भी कोई मतलब नहीं है। ठीक भैया, आइए देखते हैं। ये था हमारा एक बिंदु आवेश। बिंदु आवेश से स्मॉल दूरी पर एक मैंने क्या किया है,
धन परीक्षण आवेश रखा है। धन परीक्षण आवेश पर यह बिंदु आवेश एक क्या करता है भैया, प्रतिकर्षण बल लगाता है। तो इसको पहले थोड़ा मैं लैंग्वेज दे दूं। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू से स्मॉल आर दूरी पर एक धन आवेश है भी है, इसको मैं धन परीक्षण आवेश का नाम दे रहा हूँ। एक धन परीक्षण आवेश Q0 वायु में रखा गया है अतः इनके बीच बल कार्य करेगा भैया न्यूटन के कूलाम के नियम अनुसार। इनके बीच कार्यरत बल तो भैया बल F बराबर क्या होगा, 1/4πε0 Q1 की जगह क्या है Q2 जगह क्या है Q0/r²। इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। ये सब कैसे हुआ भैया, कूलाम के नियमानुसार। और कूलाम के नियम को मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ाया था, उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग वो भी हमारी थी। कहाँ से आया भैया, कूलाम के नियमानुसार। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों किस में भैया, मल्टीप्लाई में। तो अगर मैं इस Q0 को इधर ले आऊँ तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में। क्या आ गया ये हमारा भैया, 1/4πε0 Q/r²। देखिए पीछे की हेडिंग में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कि लगने वाले बल और धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को ही हमने क्या नाम दिया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर 1/4πε0 Q/r², यही मेरा क्या हो जाएगा, फार्मूला। कहाँ से आया ये, क्योंकि E बराबर क्या होता है, मैंने भी पीछे बताया था, F/Q0। ठीक भैया, इसको भी पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी भी एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को ही हमने क्या कहा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही था मेरा बिंदु आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत बल। थोड़ा इसको और अच्छे से लिखेंगे सदिश रूप में। किस रूप में भैया, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में जो सदिश राशियाँ हैं उसी पे ही सदिश का निशान लगता है। तो हालांकि यहाँ केवल वेक्टर ई ही हमारी सदिश राशि है। 1/4πε0 Q/r²। आपको पता होगा सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए आप क्या करते हैं, आर कैप से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये हुआ भैया मेरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश स्वरूप। आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी जानते हैं। भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या कह सकते हैं, क्षेत्र सामर्थ्य। क्या, क्षेत्र सामर्थ्य, या फिर वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य, या फिर वैद्युत क्षेत्र सदिश भी कह सकते हैं। इसके 3 नाम हैं, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्षेत्र सामर्थ्य, क्या भैया, क्षेत्र सामर्थ्य अथवा वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य। क्या भैया, वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य, या फिर या ऐसे लिख सकें, अथवा क्या कहते हैं भैया, वैद्युत क्षेत्र सदिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र सदिश भी कहते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन इससे संबंधित और आता है, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। कैपिटल E और r² के बीच ग्राफ, तो 2 ग्राफ बनता है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला क्या है, इसको नोट में आप लिखेंगे, इसको भी वेक्टर E व r² के बीच ग्राफ।
दूसरा क्या है भैया, वेक्टर ई व देखिए ये आर स्क्वायर अपान में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/r² के बीच ग्राफ। आइए देखते हैं इन दोनों के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, कोई भी ग्राफ खींचने से पहले हमें अक्ष निर्धारित करना पड़ता है। 2 अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष लिया जाता है, एक वाई अक्ष, अगर वह त्रिविमीय है तो उसमें जेड अक्ष भी लिया जाता है। हमको ग्राफ खींचना है r² व वेक्टर ई के बीच। ठीक भैया, तो ये ग्राफ कैसे आएगा, ई व r² के बीच जब मैं खींचूंगा तो वो कुछ इस प्रकार की एक वक्राकार रेखा आएगी। क्या आएगी भैया, एक इस प्रकार की वक्राकार रेखा। लेकिन यही ग्राफ अगर वेक्टर ई व 1/r² के बीच खींचा जाए तो वो क्या आएगी भैया, एक सरल रेखा। क्या आएगी भैया, तो वो एक सरल रेखा कुछ इस प्रकार। इसको भी ध्यान रखे रहेगा, ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय में पूछा जाता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।